हाँ हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। अपन चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, उसको अपन कंटिन्यू करते हैं। आपको एक महत्वपूर्ण सूचना बता दें कि अभी तक के अपना जो 12th का जो सिलेबस था या 11th का जो सिलेबस था या जो 10th का सिलेबस था, उसमें गवर्नमेंट कुछ कटौती करने जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी अपना सिलेबस फिक्स नहीं है, ठीक है। तो क्लास कंटिन्यू आए या नहीं है उसका आप नहीं टेंशन लेना। यदि आए तो आपको कंटिन्यू ही लेना है क्लास, क्योंकि सिलेबस से कटौती का मतलब ये है कि हर चैप्टर में से कोई एक पॉइंट हटाया जाएगा या दो हटाए जाएंगे। अब अपन को थोड़ी नहीं पता कौन सा हटाया जाएगा, ठीक है। तो एक दो पॉइंट हटाने से कोई चैप्टर नहीं चला जाएगा, चैप्टर की संख्या वही रहने वाली है। तो आपको मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पूरा चैप्टर पढ़ते जाएंगे। यदि एक दो चीजें एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे तो उसमें ये नहीं है कि अपना कोई चीज घाटा है, एक या दो चीज हटाई जाएगी, मतलब एक हेडिंग या दो हेडिंग हटाई जाएगी, पॉइंट हटाए जाएंगे उससे, ताकि सिलेबस थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि एक महीने का टाइम अपन को कम मिला है इसलिए, ठीक है। तो अपन चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे, उसको कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर नंबर 4 क्या था? विद्युत धारिता था, ठीक है। इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो इसके काफी कुछ पढ़ लिया, इसकी परिभाषा, इसकी निर्भरता, और उसके साथ साथ हमने इसके मात्रा की भी बात कर ली थी। तो मात्रा क्या पढ़ा था आपने? फेरेड पढ़ा था। क्या पढ़ा था? फेरेड। अब हम इस एमकेएस पद्धति में तो पढ़ चुके थे, अब हम पढ़ते हैं सीजीएस पद्धति में। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? सीजीएस पद्धति में धारिता का मात्रक। तो अपने पास इसका मात्रक देखा जाए तो अपने पास क्या होगा? अपने स्टेट फेरेड। क्या होगा? अपने स्टेट फेरेड। जैसे कूलाम था, तो कूलाम में क्या मात्रक था? स्टेट कूलाम था सीजीएस पद्धति। उसी प्रकार से यहाँ होगा। तो देखो अपने पास ये तो स्टेट, अब इसके संबंध निकाल लेते हैं अपन। फेरेड और स्टेट फेरेड में क्या संबंध होगा वो भी निकाल लेते हैं। तो देखो बेटा, आपको सबसे पहले देखना है कि एक कूलाम कितने फेरेड के बराबर है, सॉरी कितने स्टेट कूलाम के बराबर है। तो 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होता है, ये मैंने पहले दिखा रखा आपको। उसी प्रकार से एक वोल्ट बराबर 1/300 और स्टेट वोल्ट होता है। कितना होता है? 1/300 स्टेट वोल्ट होता है। तो इसका मतलब अपने पास धारिता की क्या परिभाषा थी? तो धारिता की आपको याद हो तो धारिता का फॉर्मूला था C = Q/V था। यस या नो? यानी कूलाम बटा वोल्ट था। तो हम इसको ये लिख सकते हैं ना आपके कि C का मात्रक है, उसको हम ये लिख सकते हैं कि कूलाम बटा वोल्ट। अब देखो कूलाम बटा वोल्ट है, तो मैं यहां लिखूं 1 कूलाम बटा 1 वोल्ट बराबर 1 फेरेड। तो मैं यहां लिखूं 1 फेरेड बराबर क्या लिखूंगा बेटा? 1 फेरेड और इक्वल टू 1 कूलाम बाई 1 वोल्ट, ठीक है, 1 वोल्ट। अब 1 कूलाम का मान कितना है? ये रहा। 1 कूलाम का वैल्यू रख देंगे, तो 3 × 10⁹ डिवाइड बाई 1/300, और ये क्या आ जाएगा? ऊपर क्या आ जाएगा? ये लो, स्टेट कूलाम बाई स्टेट वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 300 ऊपर चला जाएगा। तो देखो क्या आता है आपके पास वैल्यू। तो अपने पास 1 फेरेड इक्वल टू 3 ऊपर 300 ऊपर गया तो 3 और इंटू 3 तो 9 इंटू 10⁹ तो पहले से था, और ये 2 और 0 हो गए, तो काउंट हो गया कितना? 11। इसको क्या बोलेंगे? स्टेट कूलाम डिवाइड बाई स्टेट वोल्ट। समझ आ रहा बात? तो ये सिंपल सी। तो ये अपने पास इसको क्या लिख सकता हूं? इस वाले को मैं ये लिख दूं क्या कि अपने पास स्टेट फेरेड लिख सकता हूं ना भैया, क्योंकि 1 फेरेड, तो इधर भी तो फेरेड ही होगा, लेकिन इधर फेरेड कौन सा होगा? अपने पास स्टेट आ गया,
तो उसमें स्टेट फेरेड बोल देंगे। तो 1 फेरेड और स्टेट फेरेड के बीच क्या संबंध आया, तो 1 फेरेड इक्वल टू 9 × 10⁻11 और स्टेट फेरेड। तो इसका मतलब आपको सीधा सीधा ये समझ आ रहा है कि अपने पास 1 फेरेड बराबर 9 × 10⁻11 स्टेट फेरेड होता है। तो अपन को सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है सीजीएस पद्धति इसका मात्रा क्या होगा अपना स्टेट फेरेड, फिर हमने 1 फेरेड और अपना स्टेट फेरेड के बीच में संबंध पूछ लिया। ये कंप्यूटेशन में से क्वेश्चन सीधे पूछे जाते हैं कि 1 फेरेड के बराबर होगा निम्न में से, तो नीचे ऑप्शन दिया होता है उस पर से आपको देखना होता है, ठीक है। अब हम इसका जो महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ते हैं, 1 नंबर का जहां से क्वेश्चन बोर्ड में उठता है वो सुन लीजिए आप। वो इस बार भी आया था तो इसमें सुन लीजिए वो है कैसा क्वेश्चन, तो ध्यान से सुनना आप। उस क्वेश्चन को ध्यान से सुनोगे तो ही समझ आने वाली है, और हेडिंग भी बहुत अच्छी है और वहां से क्वेश्चन 100% पुट आउट होता है। तो देखना किस हिसाब से है क्वेश्चन, टेस्टों में भी मिलता है आपको, तो ध्यान से सुनते जाना। क्या है, विलगित गोलीय चालक की धारिता, विलगित गुदगुदी होना है ना, विलगित गोलीय चालक की धारिता। अब देखो हेडिंग में आपको लग रहा होगा सर पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ नहीं है, जो चालक है उसकी धारिता ज्ञात करनी है, बस इतना सा सोच के चलना है कि जो चालक है उसकी धारिता किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो आइए बेटा, विलगित गोलीय चालक की धारिता, तो हम सिंपल सी बात है कि सबसे पहले देखो विलगित का मतलब क्या है आपको पहले ये पता होना चाहिए। विलगित का मतलब है कि केवल जो चालक है उसके अलावा वहां कोई नहीं है, निर्वात चारों, ठीक है। तो देखना ये आपके पास गोला, ध्यान से सुनते जाना, ये आपके पास एक गोला है विलगित, हमने इसको चार्ज दिया क्योंकि धारिता उनकी होगी ना जिसका कुछ न चार्ज होगा। मान लीजिए सपोज दैट मैंने इसको क्यू चार्ज दिया, ये लीजिए आपका क्यू चार्ज, एक समान रूप से हो गया वितरित, कितना दिया है प्लस क्यू चार्ज मैंने इसको डोनेट किया है। इसकी रेडियस कितनी है, मान लीजिए सपोज दैट कैपिटल आर है, ठीक है। ये विलगित है, विलगित होने का मतलब इसके अंदर इसके चारों ओर केवल माध्यम कौन सा है, निर्वात है, अन्य कोई भी गतिविधि या अन्य कोई माध्यम नहीं है, सिंपल सी बात है, ये तो आप पहले से जानते हैं। तो हम सबसे बोलेंगे माना विलगित गोलीय चालक को प्लस क्यू चार्ज या फिर आवेश देते हैं तो वह एक समान रूप से पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। जी सर, एक समान रूप से हो गया। अब आप बताओ बेटा आपको ज्ञात क्या करना है, धारिता, इसकी क्या ज्ञात करनी है, धारिता। तो आप सोचो मैं क्या करूं इसके साथ, तो हम ये बोलेंगे कि भैया धारिता ज्ञात है, तो हम बोलेंगे कि गोले की धारिता, गोले की धारिता, तो हम यहां लिखेंगे कि धारिता की परिभाषा, धारिता की परिभाषा। तो बोलो धारिता की क्या परिभाषा थी, तो हमारे पास थी C बराबर Q/V और इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो Q तो हमने दिया था तो Q तो पड़ा है, लेकिन V नहीं है अपने पास, तो हम बोलेंगे समीकरण 1 में V का मान निकाल कर रखने पर, तो सबसे पहले हम V का मान निकालें। तो बोलो बेटा गोला है, इस आवेशित चालक गोला ही है, तो इसमें हमें क्या करना है, हमें इसका V कैलकुलेशन करना है। तो हम V क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे गोले के आवेशित चालक गोला लिख दो ना, ये लो आवेशित चालक गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव
बोलो कितना था विभव? तो हमारे पास V बराबर था, याद करो सरफेस से विभव कितना था, तो आप बोलोगे सरफेस से विभव था KQ बाई R। तीव्रता कितनी थी? KQ बाई R स्क्वायर। इसको हम K के फॉर्म में लिखे तो K बराबर क्या था? 1/4 पाई, ये फिर एप्सिलॉन नॉट, निर्वात है इसलिए। तो बोलो V सरफेस कितना आया आपको? तो बोलोगे सर V सरफेस इक्वल टू 1/4 पाई फिर एप्सिलॉन नॉट ऊपर Q बाई R। अब ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो 2 से मान किस में रख दे? 1। तो मैं यहां लिख देता हूं, देखना इक्वेशन 2 से V का मान पुट कर देते हैं किसमें? V का मान समीकरण 1 में रखने पर तो आप समीकरण 2 से इसमें मान रख दोगे तो अपने पास C बराबर आएगा, Q पड़ा है अपना, डिवाइड बाय ये वैल्यू रखनी है आपको। तो ये कितनी है आपके पास? Q अपॉन 4 पाई फिर एप्सिलॉन नॉट इनटू R। क्या ये कैंसिल आउट हो गया QC और ये सब कहां चला जाएगा? ऊपर। तो अपने पास C बराबर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। बात को सबको समझ आ गई होगी। तो गोलीय धारिता यानी विकित गोलीय चालक की जो धारिता है वो आई C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। बात को समझ आ रहा होगा? चलिए, तो C बराबर कितना आ गया? 4 पाई फिर एप्सिलॉन नॉट इनटू R। ये अपनी वैल्यू आ चुकी है C। अब देखो इस फॉर्मूले में बहुत काम की चीजें हैं। अब देखो मैं यहाँ ये लिखूं कि अन्य माध्यम, जैसे मान ले निर्वात नहीं हो तो क्या आएगी? तो लिखूंगा अन्य माध्यम में अलग और मीडियम लेके चले तो क्या आता है? तो देखो अलग आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा अपने पास? यहाँ पे एप्सिलॉन आ जाएगा। तो हम बोलेंगे C बराबर 4 पाई केवल एप्सिलॉन और इनटू R। विद्युत सीधा किसकी आ जाएगी? अन्य माध्यम की आ जाएगी। और इसको यदि आप देखना चाहो तो आप इसको भी क्या लिख सकते हैं? तो एप्सिलॉन बराबर क्या होता है याद कीजिए, फिर एप्सिलॉन R और इनटू होता है अपना एप्सिलॉन नॉट। याद होगा, वो भी मैं यहाँ रखूंगा कि अपना एप्सिलॉन बराबर होगा एप्सिलॉन फिर R इनटू एप्सिलॉन नॉट। तो वो भी वैल्यू आप पुट करके देखें तो आपके सामने ये इतना कुछ नहीं करना, आपको Q चार्ज किया डायरेक्ट परिभाषा हम जानते हैं Q अपॉन V। तो V हमें निकालना है, तो V निकालने के लिए हम क्या करेंगे? V सरफेस की हम जानते हैं, वो वैल्यू आप पुट कर देंगे तो अपने पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R आ जाएगा। और कोई अन्य माध्यम पूछेंगे तो अपने पास लिख देंगे केवल एप्सिलॉन। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसको दोनों रिलेशन को निकाल के देखते हैं अपने पास क्या वैल्यू आती है। तो आप ध्यान से सुनना। अब अपने पास ये है, तो ये तो निर्वात की स्थिति में इसको C नोट बोल दूं और अन्य माध्यम की स्थिति में इसको क्या बोल दूं? M। ठीक है, अब इन दोनों रिलेशन को देखो, यहाँ पे आप CM को देख लो, वैल्यू निकालते हैं तो CM बराबर क्या आएगा? तो हम लिखेंगे 4 पाई फिर एप्सिलॉन जगह क्या लिख सकते हैं? ये लो एप्सिलॉन R इनटू एप्सिलॉन नॉट इनटू R। इसको मैं यूं लिख सकता हूं, देखना एक बात, एप्सिलॉन R 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R बराबर CM। अब देखो ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू देखो आप, ये आपके पास C नोट है, ये वैल्यू क्या आपकी? C नोट है। तो इसका मतलब मैं CM बराबर लिख सकता हूं कि C नोट और इनटू एप्सिलॉन R। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप कोई दूसरा माध्यम रखोगे तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। कितने गुना बढ़ जाती है? एप्सिलॉन R गुना बढ़ जाती है, क्योंकि निर्वात कितनी थी? C नोट थी। अब आपने जो वैल्यू रखी है, अन्य माध्यम रखा है, तो उसकी विद्युतशीलता यानी उसका जो परावैद्युतांक है कितना? इस एप्सिलॉन R। और ये एप्सिलॉन R बेटा 1 से क्या होगा आपका? अधिक। इसके लिए 1 से अधिक है, इसका मतलब हुआ कि CM जो धारिता यानी अन्य माध्यम में जो धारिता है वो गुना बढ़ जाती है। निर्वात कितने गुना बढ़ जाती है? इस एप्सिलॉन R गुना बढ़ जाती है। तो ये बात आपको भी ध्यान है रखने। कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि निर्वात की धारिता यदि C नोट है और यदि उसी चालक को किसी अन्य माध्यम में रख दिया जाए जिसका परावैद्युतांक कितना है? एप्सिलॉन R गुना है,
तो बताइए धारिता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपको सीधा ये बोलना है कि एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाता है। ये सिंपल से क्वेश्चन ऐसे आते हैं बोर्ड में क्वेश्चन, बहुत सिंपल से क्वेश्चन बेटा, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं। तो देखिए ये मिटा दे, आगे आइए, आगे देखिए। अब एक क्वेश्चन देखिए इसमें। अब देखो मैं एक नोट के रूप में लिखा रहा हूं, आप उसको ध्यान से सुनना। नोट क्या है, वो सिंपल सा नोट है, लेकिन आप भूल जाते हो उसको, तो ध्यान से सुनना। मुझे पहले इस फॉर्मूले के बारे में आप देखना ध्यान से, मैं फॉर्मूले पे नोट दिखा रहा हूं कि C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। तो ये तो कांस्टेंट है या नहीं? अरे ये तो कांस्टेंट ही है। अपने पास क्या है C, तो C समानुपाती कौन है? R। R का मतलब क्या है? गोले की त्रिज्या। त्रिज्या का मतलब क्या हुआ एक तरह से? इसका आकार, साइज। तो मैं क्या बोलूंगा? चालक की या चालक का आकार बढ़ने पर, आकार बढ़ने पर उस चालक की धारिता बढ़ जाती है। बिल्कुल बढ़ जाती है सर, कि आपने अभी आकार बढ़ाया, इसका मतलब आप आर बढ़ाया, और आर बढ़ाएगा तो सी बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि बढ़ा या घटा। तो ये आपको ये भी पता होना चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन करते हैं। देखो एक चीज आप इसमें ये भी कर सकते हो बेटा कि इसका मान रख सकते हो। तो देखो अपने पास k बराबर था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर था 9 × 10⁹। तो बोलो इसका उल्टा करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/9 × 10⁹, जो कि आप वैल्यू यहाँ रख सकते हो। तो वो वैल्यू आ जाएगी अपने पास, तो c बराबर आ जाएगा अपने पास 1/9 × 10⁹ और इंटू r। ये किस में आएगी? आपकी फेरेड में। इसमें आएगी फेरेड। ये वैल्यू रखना, ये तो कोई ज्यादा खास नहीं, इसलिए मैंने नहीं रखा क्योंकि आपको सीधा से पता है। तो अब जो क्वेश्चन देखना आप, मैं बोलूं यदि किसी चालक, नहीं विलगित बोल दो, विलगित चालक की त्रिज्या प्रारंभिक त्रिज्या की दुगनी कर दे तो धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? या इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं कि धारिता या धारिताओं का अनुपात याद करो। अनुपात याद करो, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन है क्या, आपको ऐसे लग रहा होगा कि सर ऐसा क्वेश्चन क्या लिखा है आपने, कि समझ ही नहीं आ रहा। तो देखना अनुपात याद करो, ये क्वेश्चन है आपका। तो देखो बेटा सबसे पहले क्या कहा है इसमें कि किसी चालक की जो त्रिज्या है, प्रारंभिक त्रिज्या कितनी कर दी जाती? दुगनी। तो देखना फिर इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको पूरा बता रहा हूं, वैसे आप सीधा करना है। देखो सॉल्यूशन क्या है कि पहले त्रिज्या, माना प्रारंभिक त्रिज्या कितनी है? प्रारंभिक त्रिज्या मान लो r है, और अंतिम त्रिज्या कितनी है? अंतिम त्रिज्या तो अंतिम कितनी होगी यार? 2r। भाई पहले r की r कितनी होगी? 2r होगी। तो u इससे त्रिज्या कितनी कर दी? दुगनी। तो प्रारंभिक धारिता कितनी है? c1। तो वो कितनी आएगी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। और c2 कितनी आएगी? अंतिम। तो आएगी 4 पाई और फिर एप्सिलॉन नॉट, और अंतिम त्रिज्या कितनी होगी? 2r। तो अब कितने गुना हो रही है? वैसे कि ये 2 गुना हो रही है, आपको सीधा ही पता चल रहा है। यहाँ तो केवल 4 बाई एप्सिलॉन नॉट है और यहाँ 2, तो ये आपको सीधा बोल देंगे
दुगनी होगी। और यदि आप दुगनी होने का मतलब समझ गए ना आपने, C2 बराबर होगा 2 इंटू C1, 2 इंटू, और यदि अनुपात चाहिए तो इसमें दोनों का भाग लगा दो, तो बोलो C1 बाई C2 कितना है, ये तो कट जाएगा R, और फिर R भी कट जाएगा तो आ जाएगा 1/2, 1/2, ये दोनों का रेशियो आ जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन है त्रिज्या। अब कई बार तो ये है, कई बार ऐसे कह देते हैं कि 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर कर दी जाती है, या 15 कर दी जाती है, या 30 कर दी जाती है, तो धारिता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब दूसरा क्वेश्चन इसी के पर ही है, सेम ही है वैसे, ये थोड़ा सा चेंज है। तो देखना, मैं क्वेश्चन को लिखता हूं, वो क्वेश्चन आपको ही करना है, ठीक है। ये मिटा दो, चलिए आगे देखिए, मजा आ रहा होगा। सिंबल्स है बेटा, कोई खास नहीं है। तो देखो क्या है क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। यदि किसी विलगित चालक की धारिता 2 माइक्रोफेरेड है, 2 माइक्रोफेरेड है, यदि इस चालक को किसी 6 पराविद्युत तांक वाले इसमें माध्यम में रख दिया जाए तो नई धारिता कितनी हो। यह क्वेश्चन है आपके पास। क्या कहा कि कोई विलगित है या निर्वात है तो 2 माइक्रोफेरेड की धारिता उस चालक, यदि इसी चालक को हम कितने पराविद्युतता वाले माध्यम में, यानी ये किसका मान है बेटा, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये मान किसका है, ये ऑप्शन ऑफ इस R का मान है। तब आपको क्या कह रहा है कि आपकी नई धारिता बतानी है, आपको कि नई धारिता कितनी हो, तो कितने बढ़ेगी या घटेगी वो भी आपको मैंने फॉर्मूला पीछे दिखा रखा है। तो ये आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन आप पहले ध्यान से सुन लीजिए बेटा, जो 12th का जो रिजल्ट है अपने आ चुका है। देखो कुछ विद्यार्थी का फोन भी आया था कि सर रिजल्ट बहुत खराब रहा है। बहुत खराब का मतलब उनका कहना है कि मतलब सर जो अपेक्षा थी वो नंबर नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए सर। मैं भी इसी से सहमत कि जिस विद्यार्थी के जितने अब जैसे 92 या 93 नंबर आए हैं, उन विद्यार्थियों के लिए होना चाहिए 97 या 98 के नंबर, मतलब 4-5 का गैप सब स्टूडेंट ही आए हैं, एक भी। और अपने थोड़ा सा देखा जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश तीनों में विद्यार्थियों की कॉपियाँ बहुत टाइट चेक हुई है। तो रियली देखा जाए तो देखो मेरे चीज़ें टाइट चेक नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि 4-5 नंबर अपने सबके कमाए। ये मान के चले कि आपके देखो मार्कशीट में तो मेरे हाथों में होता तो मैं भी चेंज कर देता, लेकिन ये है कि 5 नंबर अपन जिंदगी में यही मान के चलना कि अपना 5-6 नंबर ज़्यादा ही थे तो वो कम हो गए। तो ये तो है नहीं कि हर बार अपन ऐसा कर पाते, लेकिन ये करियर का पहला ऐसा झटका भी मान सकते हो आप, तो होता है ऐसा, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आप इस टेंशन को न लें कि भाई ऐसा हो गया तो अगली बार ये नहीं होता है। देखो बेटा कहीं भी चले जाएंगे, दुनिया कोई छोड़ना नहीं, किस्मत अपने साथ में है, तो वो मेहनत अपने कोई कमर नहीं छोड़नी चाहिए। वो आपको सबको पता है, मुझे बताने की नहीं आवश्यकता। बाकी ये क्या पता कब क्या हो जाए। तो मेरा मानना ये है कि 4-5 नंबर सबके कम है, मैं खुद मानता हूँ इसी जिस हिसाब से स्टूडेंट ने आके पेपर देके बताया। मैं मेरे प्रश्न जो स्टूडेंट उनसे बात करना चाहता हूँ। तो वो चीज़ें हैं कि रियल में ये चीज़ मेरे को भी जब मैं रिजल्ट देखा तभी मुझे लगा यार हर स्टूडेंट के 4-5 नंबर कम है। कुछ स्टूडेंट के तो अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनके, तो क्योंकि जो उन्होंने पढ़ा था उतने ही नंबर बनने हैं। और चीटिंग से अपने नहीं, अपने प्योर ईमानदारी के नंबर है, तो आप टेंशन नहीं लें। आप कंटिन्यू मेहनत करते रहे, अगली बार इस बार नहीं अगली बार अपना है, तो वो चीज़ आप टेंशन नहीं ले, कंटिन्यू मेहनत करते रहे। मेहनत में कमी छोड़ दी तो आप गए काम से।
और रही बात अपने यहाँ सिलेबस की, तो ये सिलेबस है क्या है, कुछ गवर्नमेंट अभी 1-2 दिन गाइडलाइन निकालने वाली सिलेबस की, मतलब कितना सिलेबस उसमें कटौती करेंगी। जैसे ही कटौती वाला पूरा आएगा मैं उसमें प्रॉपर करूँगा, लेकिन फिर भी अपन पढ़ते रहना है, क्योंकि मान लो ये एक टॉपिक हटा दिया तो अपन इसे चीज़ तो सीखा ही है ना, ये टॉपिक अपन छोड़ देंगे, बाद में नहीं पढ़ेंगे बोर्ड के टाइम। लेकिन काम तो आगे ना कहीं आने वाला है भाई। कटौती ये कोरोना तो अभी रहने वाला है, जिंदगी भर थोड़ी रहने वाला है, ये कटौती चलती रहेगी। तो कुल मिला के बात ये है कि आप पढ़ते रहें टाइम से, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, और यदि कोई दिक्कत है तो मुझे पहले से अवगत करा दो। इसका जो आंसर वो आप मुझे सेंड करोगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय।